आज के स्रोतों पर नजर डालने पर मतलब एक बात तो बहुत स्पष्ट हो जाती है। हाँ। 27 फरवरी 2026 की जो खबरें हैं वो सिर्फ कुछ घटनाओं का संकलन नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब हम एक तरफ भारत और इजराइल की गहरी होती तकनीकी दोस्ती को देखते हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ चल रहे टैरिफ युद्ध को समझते हैं और फिर देश के भीतर एग्री स्टैक जैसी डिजिटल क्रांति या फिर लुटियंस की मूर्ति हटाए जाने जैसे बदलावों पर गौर करते हैं, तो ये सब पहली नजर में बहुत बिखरा हुआ लगता है। हाँ, एकदम अलग अलग दिशाओं में जाती हुई खबरें लगती हैं। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ा और छिपा हुआ पैटर्न है। आज के इस गहन विश्लेषण का हमारा मिशन यही है कि इन अलग अलग कड़ियों को जोड़कर देखा जाए। हम ये समझेंगे कि कैसे वैश्विक कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और घरेलू नीतियों के मोर्चे पर एक नई तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार हो रही है। और सुनने वालों के लिए एक जागरूक नागरिक होने के नाते इन जटिल भू राजनीतिक और तकनीकी बदलावों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये सच में एक दिलचस्प नजरिया है। जब हम इन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो ये साफ दिखता है कि कूटनीति अब सिर्फ बंद कमरों की बातचीत नहीं रह गई है। ये तकनीक, अर्थव्यवस्था और हमारी ऐतिहासिक पहचान के साथ पूरी तरह से जुड़ चुकी है। आज जिन दस्तावेजों और लेखों पर हम चर्चा करने वाले हैं वे बहुत शांत और विश्लेषणात्मक तरीके से बताते हैं कि कैसे एक तरफ बाहरी झटकों से निपटने की तैयारी हो रही है और दूसरी तरफ देश के भीतर अपनी जड़ों को फिर से परिभाषित किया जा रहा है। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। शुरुआत 25 और 26 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा से करते हैं। स्रोतों में इस दौरे को लेकर जो विवरण दिया गया है उसमें हिब्रू भाषा के 2 शब्दों का जिक्र बहुत ध्यान खींचता है। हाँ, वो सांस्कृतिक जुड़ाव वाले शब्द। बिल्कुल। पहला शब्द है फिरगुन, जिसका मतलब है किसी दूसरे की सफलता पर सच्ची खुशी महसूस करना, और दूसरा है सबाबा, यानी सब कुछ बहुत बढ़िया है। सबाबा, ये काफी इस्तेमाल होता है वहाँ। हाँ, और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा ही दिलचस्प गणितीय सूत्र भी सामने रखा है, IT गुणा IT बराबर I2T2। इसका मतलब है इंडियन टैलेंट और इजरायली टेक का एक साथ आना। और ये सूत्र सिर्फ एक नारा नहीं है, इसके पीछे ठोस आंकड़े हैं। 2022-23 के डेटा के अनुसार भारत और इजराइल के बीच व्यापार $10.8 बिलियन तक पहुंच चुका है। 10.8 बिलियन, ये काफी बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल, लेकिन बात सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। रक्षा क्षेत्र में जो समझौते हुए हैं वे रणनीतिक के नजरिए से बहुत अहम है। जैसे वो आयरन डोम वाला समझौता। एकदम सही। इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को भारत की सुदर्शन चक्र वायु रक्षा प्रणाली के साथ जोड़ने का जो MOU साइन हुआ है वो बहुत बड़ी बात है। मतलब ये सिर्फ हथियारों की खरीद नहीं है। नहीं, आयरन डोम कोई साधारण शील्ड नहीं है। ये एक बेहद उन्नत एल्गोरिथम पर आधारित रक्षा प्रणाली है। इसे भारतीय सिस्टम से जोड़ने का मतलब ये है कि अब सिर्फ हथियार नहीं खरीदे जा रहे हैं, बल्कि दोनों देशों के डिजिटल नर्वस सिस्टम को आपस में इंटीग्रेट किया जा रहा है। क्या बात है। इसके साथ ही हेमीज 900 ड्रोन्स का भारत में निर्माण होना भी इस तकनीकी साझेदारी की गहराई को दर्शाता है। एक मिनट, अगर ये साझेदारी इतनी ही मजबूत और सकारात्मक है तो फिर इन स्रोतों में मौजूद टेकिंग साइड्स नाम का जो संपादकीय है वो क्या इशारा कर रहा है? उसमें तो इस दौरे को लेकर काफी सवाल उठाए गए हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जुड़कर देखें तो यही वो बिंदु है जहां ये पूरी तस्वीर बेहद जटिल हो जाती है। वो संपादकीय इस रिश्ते के भू राजनीतिक पहलू पर बहुत गहरी रोशनी डालता है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस वक्त वैश्विक और घरेलू दोनों स्तरों पर भारी दबाव में हैं। गाजा संघर्ष की वजह से। हाँ, गाजा में जो संघर्ष चल रहा है और इसमें 72,000 से अधिक लोगों की जान जाने के जो आंकड़े सामने आए हैं, उसे लेकर जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों ने भी उनकी कड़ी आलोचना की है। और वहां चुनाव भी तो आने वाले हैं। बिल्कुल, इजराइल में चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री का वहां जाना नेतन्याहू के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक जीवनदान है। ये उन्हें वैश्विक मंच पर एक तरह की वैधता देता है। ये तो वाकई एक कूटनीतिक तनी हुई रस्सी पर चलने जैसा है। और यहीं पर स्रोतों को खंगालते हुए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इस पूरे विश्लेषण में चाहे बात किसी भी पक्ष की हो, हम किसी भी विचारधारा, वामपंथी या दक्षिणपंथी का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। एकदम स्पष्ट बात है। इजराइल फिलिस्तीन जैसे संवेदनशील और ऐतिहासिक रूप से जटिल मुद्दों पर हमारा काम केवल स्रोतों में मौजूद इन अलग-अलग और अक्सर विरोधी दृष्टिकोणों को बिल्कुल तटस्थ रूप से श्रोताओं के सामने रखना है। हम कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं।
ये बात एकदम सही जगह पर रखी गई है। एक विश्लेषक के रूप में हमारा काम ये देखना है कि नीतियां कैसे काम कर रही हैं, न कि ये तय करना कि कौन सही और कौन गलत। बिल्कुल। भारत के नजरिए से देखें तो चुनौती ये है कि उसे अरब देशों के साथ अपने पुराने और गहरे संबंधों को भी बचाकर रखना है। अरब देश ये उम्मीद करते हैं कि भारत इस पूरे संघर्ष में एक संतुलित भूमिका निभाए। तो ये कूटनीतिक कदम जितना साहसिक है उतना ही जोखिम भरा भी है। एकदम सही। खैर, कूटनीति के इस जोखिम भरे खेल से अब जरा अर्थव्यवस्था के अखाड़े की तरफ मुड़ते हैं। हाँ, वो भी काफी गरमाया हुआ है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अमेरिका में जो कुछ हो रहा है वो किसी व्यापार युद्ध से कम नहीं है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने भले ही डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ आदेश को गैरकानूनी घोषित कर दिया हो, लेकिन ट्रंप ने 150 दिनों के लिए 15% का वैश्विक टैरिफ लगा दिया है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि भारतीय सौर उत्पादों पर 126% का भारी भरकम टैरिफ थोप दिया गया है। 126%, ये तो एक तरह से प्रतिबंध लगाने जैसा ही है। बिल्कुल। और ट्रंप ने तो भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी तक कह दिया। इतनी बड़ी बयानबाजी और आक्रामक रवैये के बीच क्या भारत की जवाबी कार्रवाई सिर्फ बयानों तक सीमित है? नहीं, कूटनीति में सबसे कड़ा जवाब अक्सर शांति से किए गए काम होते हैं। भारत ने इस डेड इकोनॉमी वाले तंज का जवाब बहुत ही रणनीतिक तरीके से दिया है। कैसे? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यूरोपीय संघ यानी ईयू के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता, जिसे हम FTA कहते हैं। हाँ, ये काफी चर्चा में है। यह कोई सामान्य समझौता नहीं है। यूरोपीय संघ का मतलब है दुनिया की 25% GDP और लगभग 2 अरब लोगों के बाजार तक सीधी पहुंच। बाप रे, 2 अरब लोग? बिल्कुल। जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संरक्षणवाद की ओर बढ़ रही हैं, तब भारत का ये कदम एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक संदेश है। इसके साथ ही भारत ने AI इम्पैक्ट समिट की अगुवाई की है, जिसमें कई देशों ने भारत द्वारा तैयार किए गए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो मतलब भारत अब नई वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का केंद्र बनने की कोशिश कर रहा है। एकदम सही पकड़ा आपने। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी का जो लेख हमारे स्रोतों में है, वो इस पूरी कामयाबी पर एक तरह का चेतावनी का बोर्ड लगा देता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर हमने यूरोपियन संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर भी लिया, तो क्या हमारी अपनी इंडस्ट्रीज इस लायक हैं कि वे वहां के बाजार में टिक सके? डॉक्टर भंडारी का लेख बहुत ही जमीनी हकीकत बयां करता है। उन्होंने साफ लिखा है कि सिर्फ व्यापार समझौतों पर साइन कर लेने से रातों रात निर्यात नहीं बढ़ जाएगा। भारत की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यहाँ उत्पादन की लागत वैश्विक औसत से लगभग 20% ज्यादा है। 20%? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब तो ये हुआ कि FTA होने के बाद हमें फायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान भी हो सकता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमने एक फैक्ट्री से बंदरगाह तक एक बहुत ही शानदार वर्ल्ड क्लास हाईवे बना दिया। ठीक है। ये हाईवे हमारा FTA है, लेकिन अगर उस फैक्ट्री में चलने वाली मशीनें बहुत पुरानी है, बिजली बहुत महंगी है और कच्चा माल लाने में ही बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, तो वो शानदार हाईवे किसी काम का नहीं है। बात तो सही है। माल ही महंगा बनेगा तो हाईवे का क्या फायदा? डॉक्टर भंडारी यही समझा रहे हैं कि हमारे घरेलू कच्चे माल की कीमतें बहुत ज्यादा हैं और लॉजिस्टिक्स यानी माल ढुलाई का सिस्टम अभी भी काफी धीमा और महंगा है। मतलब अंदरूनी कमियां हमें रोक रही हैं। हाँ, जब तक हम देश के भीतर इन बुनियादी चीजों को नहीं सुधारेंगे, तब तक कोई भी विदेशी समझौता हमें असली फायदा नहीं दे सकता। हमें अपने आंतरिक सिस्टम को अपग्रेड करना ही होगा। यानी बाहर के मोर्चे पर जीतने के लिए पहले घर के भीतर का ढांचा मजबूत करना होगा। बिल्कुल। और जब हम घर और बाहर के ढांचों को सुधारने की बात कर ही रहे हैं, तो कनाडा के साथ हमारे जो रिश्ते पिछले कुछ समय से जमे हुए हैं, उनमें भी कुछ हलचल दिखाई दे रही है। हाँ, वहां भी नेतृत्व में बदलाव हुआ है। जस्टिन ट्रूडो की सरकार के बाद अब कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सामने आए हैं। स्रोतों के अनुसार कार्नी भारत के साथ रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके देश में होने वाले अपराधों का भारत से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा कि ये रिश्ता खराब क्यों हुआ था। जस्टिन ट्रूडो की सरकार एक अल्पमत सरकार थी, जो अपनी सत्ता बचाने के लिए जगमीत सिंह जैसे खालिस्तान समर्थक नेताओं पर निर्भर थी। अपनी उसी घरेलू राजनीतिक मजबूरी के चलते ट्रूडो सरकार ने भारत विरोधी रुख अपनाया। वो निज्जर वाला मामला? हाँ, हरदीप सिंह निज्जर नाम के एक घोषित चरमपंथी की हत्या के मामले में ट्रूडो ने बिना किसी ठोस सबूत के भारत पर सार्वजनिक रूप से आरोप लगा दिए।
इसके बाद कनाडा में भारतीय राजनयिकों को डराया धमकाया गया और चरमपंथी तत्वों को खुली छूट दी गई। ये तो कूटनीतिक मर्यादाओं का सीधा उल्लंघन था। ये सब सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी नहीं थी, बल्कि भारत की संप्रभुता और सुरक्षा पर सीधा प्रहार था। तो ऐसे में मैकार्टनी के इस नए थोड़े नरम रुख का क्या मतलब निकाला जाए? क्या सिर्फ प्रधानमंत्री बदल जाने से भारत मान जाएगा? भारत का स्टैंड इस मामले में बहुत ही कड़ा और स्पष्ट है। भारत ने ये संदेश दे दिया है कि केवल सरकार का चेहरा बदल जाने या कूटनीतिक मीठी बातें करने से जमीनी हकीकत नहीं बदलती। मतलब ठोस कदम उठाने होंगे। बिल्कुल। जब तक कनाडा अपनी धरती पर मौजूद उन चरमपंथियों के खिलाफ सख्त और पारदर्शी कानूनी कार्रवाई नहीं करता जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, तब तक संबंधों में कोई असली सुधार नहीं हो सकता। और इतिहास भी तो है हमारे सामने। हाँ, भारत के लिए ये मुद्दा नया नहीं है। एयर इंडिया विमान विस्फोट का वो भयानक इतिहास आज भी मौजूद है, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। और कनाडा का न्यायतंत्र उन दोषियों को कोई ठोस सजा नहीं दे पाया था। इसलिए भारत अब सिर्फ बयानों पर नहीं, ठोस कार्रवाई पर नजर रखे हुए है। कूटनीति में असल अहमियत इरादों की नहीं, नतीजों की होती है। एकदम सही। खैर, विदेश नीति और बाहरी व्यापार की इन उलझनों से निकलकर अब हम उस सुधार की तरफ चलते हैं जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले हुआ था, घर के भीतर का ढांचा सुधारना। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है आज की चर्चा का। भारत के घरेलू मोर्चे पर एक बहुत बड़ी क्रांति एकदम खामोशी से आकार ले रही है, जिसे एग्री स्टैक का नाम दिया गया है। कृषि क्षेत्र का आधार? बिल्कुल। वित्त मंत्री ने तो इसे सीधे तौर पर कृषि क्षेत्र का अगला यूपीआई कह दिया है। स्रोत बताते हैं कि अब तक 8.62 करोड़ किसानों की डिजिटल आईडी बन भी चुकी है और मार्च 2027 तक ये काम पूरा करने का लक्ष्य है। मैं ये सोच रही थी कि क्या ये सिर्फ एक और सरकारी डेटाबेस है या इसका प्रभाव वाकई यूपीआई जितना बड़ा होने वाला है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये कि ये निश्चित रूप से सिर्फ एक डेटाबेस नहीं है। अच्छा। एग्री स्टैक भारत की कृषि व्यवस्था की एक बहुत पुरानी और छिपी हुई बीमारी का इलाज है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो भारत में 20 से 36% किसान ऐसे हैं जो पट्टे पर या बटाई पर खेती करते हैं। मतलब जमीन उनकी अपनी नहीं है। आसान शब्दों में कहें तो जो आदमी दिन रात खेत में पसीना बहा रहा है वो जमीन का कानूनी मालिक नहीं है। मालिक शायद किसी बड़े शहर में बैठकर कोई और काम कर रहा हो। और यहीं से सारी समस्या शुरू होती है, क्योंकि सरकारी कागजों में तो खेत उस मालिक के नाम पर है, न कि उस किसान के नाम पर जो असल में फसल उगा रहा है। सटीक बात। इसका सबसे खतरनाक असर उर्वरकों यानी फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल पर पड़ता है। आंकड़े बताते हैं कि देश का 60% उर्वरक ये भूमिहीन या पट्टेदार किसान इस्तेमाल करते हैं। 60%? ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, लेकिन क्योंकि जमीन उनके नाम पर नहीं है, इसलिए वो सरकारी कर्ज, फसल बीमा या पीएम किसान जैसी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाते। तो एग्री स्टैक इसमें क्या बदलाव लाएगा? ऐसे में आईपीएल स्टैक ये करेगा कि ये किसान की डिजिटल आईडी को जमीन के रिकॉर्ड और उस पर बोई गई फसल के डेटा से जोड़ देगा। यानी अब सिस्टम को पता होगा कि उस जमीन के टुकड़े पर असल में कौन काम कर रहा है और उसने कौन सी फसल लगाई है। एकदम सही। स्रोतों में हरियाणा के एक प्रयोग का जिक्र है, वो क्या था? हरियाणा का वो प्रयोग बहुत ही शानदार उदाहरण है। वहां ये देखा गया कि यूरिया पर इतनी ज्यादा सब्सिडी है कि लोग इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। मुफ्त या सस्ता मिलने पर अक्सर ऐसा ही होता है। हाँ, इस अंधाधुंध इस्तेमाल से मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जिसे एनपीके कहते हैं, उसका अनुपात बुरी तरह बिगड़ गया था। एग्री स्टैक के जरिए जब डेटा पारदर्शी हुआ तो सब्सिडी सीधा उस व्यक्ति के खाते में जाने लगी जो वास्तव में खेती कर रहा था। तो इससे बर्बादी रुक गई? बिल्कुल। इस एक बदलाव से न केवल यूरिया की बर्बादी रुकी, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार आया। जानकारों का अनुमान है कि जब ये एग्री स्टैक पूरे देश में लागू हो जाएगा तो इससे उर्वरक सब्सिडी में हो रहे लीकेज को रोककर सरकार सालाना 30,000 से 40,000 करोड़ रुपए तक बचा सकती है। 30 से 40,000 करोड़? ये तो सच में कृषि अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर बदलने वाला कदम है। हाँ, ये सच में अगला यूपीआई साबित हो सकता है। एक तरफ हम एग्री स्टैक के जरिए अपने खेतों का डिजिटल बुनियादी ढांचा बदल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम अपने इतिहास और प्रतीकों का ढांचा भी बदल रहे हैं। सांस्कृतिक बदलाव? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प सांस्कृतिक बदलाव है जो इन स्रोतों में उभर कर आता है। हाल ही में राष्ट्रपति भवन से ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस की मूर्ति को हटाकर वहां सी राजगोपालाचारी, जिन्हें हम राजा जी भी कहते हैं, उनकी मूर्ति स्थापित की गई है।
ये बदलाव सिर्फ एक सजावटी कदम नहीं है, ये एक गहरी औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलने की कोशिश है। पूर्व राजनयिक पवन के वर्मा ने अपने लेख में लुटियंस की असली सोच का जो पर्दाफाश किया है, वो सच में चौंकाने वाला है। हम तो हमेशा यही सुनते आए हैं कि लुटियंस ने दिल्ली बनाई, वो एक महान वास्तुकार थे। यही तो विडंबना है। 1985 में छपी उनकी एक किताब है, द लेटर्स ऑफ एडविन लुटियंस टू हिज वाइफ लेडी अमेली। अगर आप उसे पढ़ें तो पता चलेगा कि वे कितने गहरे नस्लवादी इंसान थे। हाँ, लेख में उनकी कुछ टिप्पणियां तो ऐसी हैं जो किसी को भी क्रोधित कर सकती हैं। उन्होंने बनारस के इतने प्राचीन और पवित्र मंदिरों को देखकर कहा था कि ये बच्चों के खिलौने वाले पेड़ जैसे लगते हैं। सोचिए, बनारस के मंदिरों के लिए ऐसे शब्द। और कुतुब मीनार जैसी विश्व प्रसिद्ध इमारत को उन्होंने बेढंगी और अनाड़ीपन से बनी संरचना कहा था। और बात सिर्फ इमारतों तक सीमित नहीं थी। भारतीयों के लिए उनके मन में जो नफरत थी, वो उनके शब्दों में साफ झलकती है। उन्होंने भारतीयों को हर तरह के काले लोग कहकर संबोधित किया था। नजर नहीं आती, और भारत के लोगों से किसी तरह के विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसे इंसान की मूर्ति जो हमारी संस्कृति और हमारे लोगों से इतनी नफरत करता था, अगर वो राष्ट्रपति भवन में लगी रहे तो ये हमारी अपनी ही विस्मृति का प्रतीक है। और शायद इसीलिए उनकी जगह सी राजगोपालाचारी की मूर्ति लगाना इतना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। राजा जी न केवल स्वतंत्र भारत के पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे, बल्कि वे एक प्रखर बुद्धिजीवी भी थे। उन्होंने रामायण और महाभारत का अंग्रेजी और तमिल में जो अनुवाद किया, वह आज भी पढ़ा जाता है। लुटियंस, जो भारतीयों को बौद्धिक रूप से कमतर मानते थे, उनकी जगह एक ऐसे भारतीय विचारक की मूर्ति लगाना जिसने हमारी जड़ों को दुनिया तक पहुंचाया, एक बहुत ही सशक्त संदेश है। एकदम सही कहा आपने। जब कोई देश आगे बढ़ता है तो उसे ये तय करना होता है कि वह अपने इतिहास के किन पन्नों को सम्मान देना चाहता है और किन पन्नों को पीछे छोड़ना चाहता है। ये अपनी असली पहचान को वापस लाने की प्रक्रिया है। अपनी असली पहचान और जड़ों की बात आती है तो ये सवाल भी उठता है कि हम अपनी अगली पीढ़ी के दिमाग में क्या डाल रहे हैं। शिक्षा का मुद्दा। और यही सवाल हमें आज के आखिरी विषय की तरफ ले जाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मेरा इशारा एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों के विवाद की तरफ है। कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की एक किताब में कुछ ऐसा लिखा गया जिसने सीधे सुप्रीम कोर्ट का ध्यान खींच लिया। ये बहुत ही गंभीर मामला है। स्रोत बताते हैं कि उस किताब में कुछ ऐसे संदर्भ थे जो पूरी न्यायपालिका को ही भ्रष्ट करार देते थे। इसे लेकर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बहुत सख्त टिप्पणी की है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी कड़ा रुख अपनाना पड़ा है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी प्रूफ रीडिंग की गलती नहीं है। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है कि हम 13-14 साल के बच्चों के अवचेतन मन में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में व्यवस्था की क्या तस्वीर बना रहे हैं। चीफ जस्टिस की चिंता बिल्कुल जायज है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में संस्थाओं की आलोचना होनी चाहिए। सिस्टम में जो कमियां हैं उन्हें उजागर करना भी जरूरी है, लेकिन आलोचना करने और पूरी संस्था को ही खारिज कर देने में बहुत बड़ा फर्क होता है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर बच्चे बचपन से ही ये पढ़ेंगे कि पूरी न्यायपालिका खराब है, तो बड़े होकर उनका इस व्यवस्था से भरोसा ही उड़ जाएगा? एकदम सही। जब आप किसी बच्चे को ये सिखाते हैं कि सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं करता और सब कुछ भ्रष्ट है, तो आप उनमें सुधार की इच्छा नहीं जगा रहे हैं, बल्कि आप उनमें एक तरह की निराशा और अविश्वास भर रहे हैं, जो देश के भविष्य के लिए खतरनाक है। बिल्कुल। एनसीईआरटी जैसी सर्वोच्च शैक्षणिक संस्था से ये उम्मीद की जाती है कि वो बच्चों में आलोचनात्मक सोच विकसित करे, लेकिन साथ ही देश के संवैधानिक ढांचे के प्रति एक बुनियादी सम्मान भी पैदा करे। इसलिए इस किताब को वापस लेने का आदेश और इस पर हो रही सख्त कार्रवाई ये दिखाती है कि शिक्षा के मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तो अगर आज के इन सभी बातों का एक निचोड़ निकाला जाए तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। हाँ, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। एक तरफ हम वैश्विक स्तर पर बहुत ही आक्रामक और मुखर नीतियां अपना रहे हैं, चाहे वो इजराइल के साथ मिलकर अत्याधुनिक तकनीक से अपना डिफेंस मजबूत करना हो, यूरोपीय संघ के साथ नए व्यापारिक रास्ते खोजना हो, या फिर कनाडा जैसे देशों को ये स्पष्ट करना हो कि भारत अब पुरानी शर्तों पर काम नहीं करेगा। बिल्कुल। और दूसरी तरफ देश के भीतर हम एग्री स्टैक के जरिए अपने करोड़ों किसानों का डेटा पारदर्शी बना रहे हैं और औपनिवेशिक मानसिकता के पुराने प्रतीकों को हटाकर अपनी शिक्षा व्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान को भी साफ कर रहे हैं। ये एक ऐसे देश की तस्वीर है जो अब अपनी शर्तों पर काम कर रहा है।
वो बाहरी दुनिया से तकनीक तो ले रहा है, लेकिन अपनी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूती से पकड़े हुए हैं। ये आत्मविश्वास से भरी एक नई दिशा है जहां नीतियां किसी बाहरी दबाव में नहीं, बल्कि अपनी जरूरत और भविष्य की रणनीति के हिसाब से तय हो रही हैं। और जब हम भविष्य की रणनीति और तकनीक की बात कर ही रहे हैं, तो इन स्रोतों से एक ऐसा विचार भी सामने आता है जो थोड़ा विचलित भी करता है और सोचने पर मजबूर भी। वो क्या? जरा सोचिए, एक तरफ हम एग्री स्टैक बना रहे हैं, जिसमें खेत का साइज, मिट्टी की गुणवत्ता, फसल का प्रकार और सब्सिडी का एक एक डेटा डिजिटल रूप में दर्ज हो रहा है। हाँ, पूरा डेटा ग्रिड तैयार हो रहा है। और दूसरी तरफ हम इजराइल जैसे देशों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर बड़े और गहरे समझौते कर रहे हैं। तो जरा सोचिए, जब ये दोनों चीजें आपस में जुड़ जाएंगी तो वो दिन कितना दूर है। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। जब कोई एआई केवल ये नहीं बताएगी कि खेत में कितनी यूरिया डालनी है, बल्कि वो खुद मौसम का अनुमान लगाकर बाजार के भाव का विश्लेषण करके पूरी कृषि अर्थव्यवस्था को अपने हाथों में ले लेगी, क्या आने वाले भविष्य में किसानी करने वाला कोई इंसान होगा, या फिर खेत का पूरा नियंत्रण एक खामोश, सटीक और डेटा से चलने वाले एल्गोरिदम के पास होगा? ये सच में एक ऐसा पहलू है जो काफी समय तक सोचने पर मजबूर करेगा। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए ये एक ऐसा विचार है जिस पर उन्हें खुद सोचना चाहिए। आज के इस गहन विश्लेषण को हम इसी सवाल के साथ यहीं समाप्त करते हैं।